वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ, अभी दिख रहा है, राइट। हाँ सर, हाँ। यस। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले मैं राजेश सर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इनका जो इन्होंने बीएमएस किया है, बीएमएस करने के बाद इनका एमएस हुआ है। ठीक है, एमएस इन्होंने नागपुर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। और इनका जो एमएस जो इनका उस टाइम पे इनका जो रैंक था वो 4th रैंक था। स्टेट मेरिट लिस्ट जो था 4th रैंक था। ठीक है, तो आज इनसे हम लोग बहुत सारा सवाल पूछेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो सीरीज है इसका नाम है द प्रैक्टिकल टॉक। इसमें हम लोग जो भी लोग बीएमएस करने के बाद जो भी कमाल काम किए उनको इनवाइट करेंगे और उनसे सुनेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी को किस तरीके से किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मेरा जो सबसे कॉमन सवाल है कि सर आपने भी बीएमएस किया, आपके मन में भी बहुत सारा सवाल होगा कि काय चिकित्सा करना चाहिए या फिर पंचकर्म में पीजी करना चाहिए या फिर गायनेक में करना चाहिए। बहुत सारे आपके भी मन में सवाल होंगे कि क्लिनिकल करूं, नॉन क्लिनिकल करूं। तो आपने किस तरीके से इसको रूल आउट किया और आपने एमएस यानी कि चलिए आपने सेलेक्ट किया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा सर बताइए। सर एक्चुअली मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जैसे अपना कोई इंटरेस्ट रहता है ना उसमें, जैसे अभी मेरा इंटरेस्ट सर्जरी में कैसे जागा उसका अगर मैं ये बताऊं आपको, रीजन बताऊं तो मैं जब सेकेंड ईयर में था बीएमएस की, जैसे नॉर्मल सब लोग यूजी नीट देते हैं या फिर सीईटी हमारे टाइम पे थी 2012 में, तो उस समय पे जैसे बीएमएस मिला मुझे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबको कंफ्यूजन रहता है कि आगे चल के क्या करना है। कभी सीनियर से पूछते हैं हम लोग, कभी अपने गाइड से पूछते हैं या टीचर से पूछते हैं कि सर बीएमएस का आगे स्कोप कैसा है, पीजी के बारे में पूछते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत मतलब ब्लैंक थे ऑलमोस्ट टोटली कि हमें आगे करना क्या है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते गए, सेकेंड ईयर में मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था जब मैं अहमदनगर में था। तो वो हॉस्पिटल था, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए जाता था। वो हॉस्पिटल था सर गायनेकोलॉजी सर्जरी का, मैडम गायनेकोलॉजिस्ट थे, सर सर्जन थे, ठीक है। तो उस समय पे जब मैंने लाइव सर्जरीज देखी तो उस समय पे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि सर्जरी थोड़ा एक सीखने के लिए और एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, और उसी लिए मैंने थोड़ा सा वो हॉस्पिटल में कंसिस्टेंटली काम करना स्टार्ट किया। और उस हॉस्पिटल में मैंने ऑलमोस्ट 3 साल तक काम किया। जब मुझे ये चीज महसूस हुई कि मुझे सर्जरी में अभी इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैंने सर्जरी के बारे में और थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। सर से पूछने लगा मैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। वो इंटरेस्ट मेरा और स्ट्रांग होते गया। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज में मतलब या हर स्टूडेंट को यही लगे कि सर्जरी ही लेना चाहिए, लेकिन एक अगर मैं इंटरेस्ट बताऊं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताऊं, तो वो मेरा सर्जरी में था, जबकि मैं सेकेंड ईयर में था तब से था, ठीक है। और लास्ट तो जैसे फाइनल ईयर इंटर्नशिप में आया तब सीनियर्स को थोड़ा पीजी के बारे में पूछा, तो पीजी के बारे में थोड़ा सा सीनियर से ये जानने को मिला कि पीजी सर्जरी में अगर आप करते हो तो ऑलमोस्ट सारे सर्जरीज आप कर सकते हो। उसके उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट और भी था वो सर्जरी लेने का कि जनरली होता कैसे है कि आपके पास जो पेशेंट आता है तो मोस्टली हर टाइम पे आपको सर्जिकल पेशेंट नहीं आएगा, है ना। तो कुछ मेडिसिन के भी पेशेंट्स वहां पे आपको मिलते हैं, और वही मेडिसिन के पेशेंट कुछ ना कुछ सर्जिकल कंप्लेंट लेके आपके पास सर्जरी के लिए भी दिखाने आएंगे, ठीक है। तो दोनों पेशेंट का व्यू अगर देखेंगे तो एक्चुअली आप एज अ सर्जन करके भी काम कर सकते हो, और आपका बीएमएस हुआ है इसलिए आप कुछ मेडिसिनल कॉजेस भी उसमें फाइंड आउट कर सकते हो, और उसमें कोई सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है क्या, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। और ये चीज को थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉन्ग बिलीव किया कि हाँ, अगर मैं सर्जन बनता हूं तो मैं एक तो सर्जरी भी कर पाऊंगा और थोड़ा बहुत मुझे एक मेडिसिनल नॉलेज भी रहेगा, तो कुछ पॉइंट या फिर कुछ हद तक मैं ये मेडिसिन का भी कुछ ये कर सकता हूँ, है ना, मतलब मैनेज कर सकता हूँ। इसीलिए थोड़ा सा सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इंटरेस्ट जागा, तो आगे चल के मैंने सर्जरी ही लिया। ओके ओके, वैसे आपका रैंक भी अच्छा था तो आपके पास बहुत सारा चॉइस था, हाँ, आपने सर्जरी के लिए अपने मेरे पास बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, अभी मेरे पास जैसे मेरा रैंक था उसमें हाँ सर। हाँ, तो जैसे अभी हम लोग का जो दूसरा सवाल ये है जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कौन कौन सा सर्जरी कर सकते हैं। ये सबके मन में सवाल है कि सर्जरी तो हम लोग ले रहे हैं, तो कौन सा सर्जरी हम लोग कर सकते हैं, कौन सा जिसपे हम लोग को अलाउ किया गया है जिसपे हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। सर इस पे थोड़ा सा अच्छे से बताइए, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना एक क्या बोलते हैं, एक सबूत बोलते हैं ना उसको, प्रूफ कि ये भी हम इनके पास आना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हम लोग अलाउ किया कि हम ये सर्जरी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सर आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। अब देखो तो जैसे कि मैं सबसे पहले बताऊंगा, अगर जो लोग बोलते हैं कि बीएमएस पर्सन सर्जरी कर सकते हैं, बीएमएस करने के बाद जो लोग एमएस तालक के कर रहे हैं वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जो भारत के सबसे पहले जो सर्जन थे वो सुश्रुत थे, ठीक है। जब उन्होंने इसका जब सर्जरी का जन्म दिया है, ठीक है, भारत के क्या पूरे वर्ल्ड के बोलो,
ठीक है। तो बिल्कुल। फिर हम लोग कैसे Definitely। निकल सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, ठीक है। वो चीज तो वहां से जनरेट हुआ है, तो ये सबसे बड़ा Yes। रिमार्क है। अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट भी करते हैं, तो सर Okay। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि हम लोग क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे शास्त्र अगर हम लोग खोल के देखेंगे, जैसे सुश्रुत संहिता है, ठीक है। अब सुश्रुत संहिता इतने सालों पहले लिखी गई है, लेकिन ऑलमोस्ट उसका मतलब अभी जो एलोपैथिक सर्जन जो सर्जरीज करते हैं उसमें उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट या फिर कुछ अंश हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है, ठीक है। तो राइट है। अगर हम लोग देखेंगे तो सुश्रुत संहिता में या फिर अभी ओवरऑल द वर्ल्ड हम लोग एक चीज जानते हैं कि सुश्रुत हमारे फादर ऑफ सर्जरी है, ठीक है। यस। तो वो लोग भी मानते हैं कि हाँ, सुश्रुत ने ही सर्जरी चालू किया है, ठीक है। तो इसलिए वो भी अपने गॉडफादर मानते हैं सर्जरी के लोग, ऐसा नहीं कि उनको वो डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसा है कि अभी जो नवंबर 2020 में गैजेट आया, उसमें ऑलमोस्ट 39 सर्जरीज हम लोगों को अलाउड है। अब उसपे ओके। बहुत सारी डिबेट भी हुई कि बीएमएस सर्जन को या फिर एक आयुर्वेदिक सर्जन को ये सर्जिकल प्रोसीजर देना कितना रिस्की हो सकता है, या फिर इस पे बहुत सारे डिबेट हुए, कुछ कमेंट्स हुए, आईएमए की तरफ से भी बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने भी कुछ जैसे स्ट्राइक जैसा कुछ किया। लेकिन एक अल्टीमेटली जब हमारे जो भी हमारे जो सीनियर्स है मौजूद हमारी यूनिवर्सिटीज में, और जो भी हमारे फैकल्टीज है, उन्होंने एक चीज प्रूव कर दी कि ऐसा नहीं है कि बीएमएस सर्जन सर्जरी नहीं कर सकते। अब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मैं नागपुर में अभी प्रेजेंटली सर्जरी का जो भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसमें मैंने एक चीज देखी कि हमारे बीएमएस फील्ड के यानी कि बीएमएस एमएस करने के बाद कुछ सर्जन ऐसे हैं जो लाप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं। मेरे कॉलेज से जो पास आउट सर्जन है वो भी ऑलमोस्ट मैं तो मानता हूँ कि 50-60% लोग ये अपनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं। अगर मैं बताऊं कि आपको क्या क्या अलाउड है, अगर मैं सिस्टम वाइज जो जैसे पहला जनरली बीएमएस सर्जन को एनोरेक्टल सर्जन माना जाता है, लेकिन ऐसी चीज नहीं ओके। है। जनरल अभी अगर मैं बताऊं तो पुणे में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर है जो एमबीबीएस एमएस करने के बाद सिर्फ एनोरेक्टल प्रैक्टिस करता है, ठीक है। मुंबई में भी कुछ करेक्ट सर्जन है। आपको पता होंगे सर सिर्फ एनोरेक्टल पे रहते हैं। अब एनोरेक्टल इतना इंटरेस्टेड क्यों बना? ऐसा नहीं है कि एनोरेक्टल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, नहीं कॉम्प्लिकेशंस सर, वहां पे एनोरेक्टल भी है। का, हाँ। एनोरेक्टल का पार्ट हम लोग थोड़ा आगे लेंगे, मतलब एक बार ओके। सर्जरी का जरा नाम बता दीजिए जो हम लोग हाँ। मोस्टली जनरल सर्जरी जो अब हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल सर्जरी में अगर मैं बताऊं, एनोरेक्टल तो सर्जरी पूरा कंप्लीटली हम लोग कर सकते हैं, जैसे हेमोराइडेक्टमी हुआ, राइट। फिस्टुला हुआ, फिशर हुआ, पाइलोनेटल साइनस हुआ, ये सारे सर्जरी कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रोटल ओके। रीजन की सर्जरी आपको बताऊं तो मैं ऑर्किडेक्टोमी कर सकता हूं, ठीक है, ऑर्किडोपेक्सी कर सकता हूं। उसके बाद में हाइड्रोसिल कर सकता हूं। हाइड्रोसिल की जितने भी प्रोसीजर, जैसे कोई इवैक्यूएशन हुआ, इवर्जन ऑफ सैक हुआ, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ सैक हुआ, ये भी मैं कर सकता हूँ। हर्निया की बात अगर मैं करूं तो सारे प्रकार के हर्निया, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, ये सारे हर्नियाज में मैं कर सकता हूँ। एब्डोमेन की अगर मैं बात करूं तो एब्डोमेन में ओपन लैप्रोटोमी का भी हम लोगों को परमिशन दिया गया है, ठीक है। लेकिन ओके। ओके। इस चीज के हाँ, इस चीज के लिए आपको उतना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर जो भी मेंटोर है, आपने जिससे सीखा है, वो अगर आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाए होंगे, और अगर आप वो प्रोसीजर कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और उसमें कोई लीगल इशू भी नहीं है, ठीक है। जब तक कि आप कोई गलती नहीं कर सकते, गलती नहीं करते हो, तब तक कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मैं और सर्जरीज की बात करूं, जैसे एप्सिस होते हैं, जैसे लीवर एप्सिस है, लीवर एप्सिस को ड्रेन करना हुआ, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद में लीवर की और सर्जरी, जैसे पॉलीसिस्टेक्टोमी हुआ, जो गॉल ब्लैडर के लिए हम लोग करते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए करते हैं, है ना। तो पॉलीसिस्टेक्टोमी के लिए भी हम लोग यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। अपेंडिक्स की अगर बात करो तो अपेंडिक्स, परफोरेटेड अपेंडिक्स या फिर कोई मास अपेंडिक्स है, तो वो भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोपी एंड ओपन आल्सो, ठीक है। और अगर मैं एप्सिस की बात करूं, जैसे ब्रेस्ट एप्सिस है, ब्रेस्ट एप्सिस भी हम लोग कर सकते हैं। कहीं लोकल एप्सिस कहीं पे भी हो हमारे बॉडी में, वो हम लोग कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सिलरी एप्सिस जनरली हम लोग देखते हैं, ब्रेस्ट हाँ। एप्सिस देखते हैं, तो वो हम लोग प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट में और प्रोसीजर से फाइब्रोएडेनोमा है, जैसे ये तो फाइब्रोएडेनोमा जनरली अगर देखा जाती है ओपीडी बेसिस प्रोसीजर है, तो ये हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सट्रीमिटीज की, तो एम्पुटेशंस भी हम लोगों को अलाउड, जब कोई फिंगर या फिर फुट या फिर कोई हैंड अगर गैंग्रीनस है और कोई इंडिकेशन है उसमें एम्पुटेशंस का, तो हम लोग एम्पुटेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक करेक्ट है सर। कि आपने को एक एक चीज का ध्यान रखना है, कोई लीगल इशू कोई ऐसा है नहीं जब तक कि आप कोई गलती नहीं करते हो,
ठीक है। दूसरी चीज, आपको उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए, सर्जिकल प्रोसीजर पता होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए, और उसका मैनेजमेंट जरूरी है। अब कोई पेशेंट, मान लो आपने अपेंडिक्स का लिया, और अपेंडिसेक्टोमी के लिए जब पेशेंट आप लिए हो, तो आपको अपेंडिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जब आप सर्जरी करते हो तो उसका कॉम्प्लिकेशंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉम्प्लिकेशन मैनेज कर पाते हो विदाउट एनी हेल्प, तो आप डेफिनेटली हर सर्जरीज कर सकते हो। आपका जितना नॉलेज है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और ओके। अगर लैप्रोस्कोपी की बात अगर स्पेसिफिकली मैं करूँ, तो लैप्रोस्कोपी के लिए आपको अगर एक कोई सर्टिफिकेशन कोर्स अगर करते हो, तो डेफिनेटली आपको और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है, आपकी नॉलेज के लिए भी, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। एक दिल्ली में हॉस्पिटल है सर, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल, जिसका मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे। तो वहां पे हम्म। कुछ कोर्सेज चलते हैं सर, ओके। मतलब एक फेलोशिप कोर्स मान सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं, ठीक है। डी मास और एफ मास करके कोर्स चलते हैं, ठीक है, फेलोशिप और डिप्लोमा मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में, ठीक है, या फिर मिनिमल एक्सेसिव सर्जरी में। तो ये यहाँ पे सर्टिफाइड कोर्सेज मिलते हैं, जहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और उसके बाद में आप खुद की प्रैक्टिस उस पर यहाँ पर रन कर सकते ओके। हो। सर ने भी जैसे बताया, तो अभी इस पे थोड़ा सा मैं एक चीज बताऊंगा, जो लोग भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखो सर्जरी तो हमें बहुत सारा, सर ने बताया भी 39 सर्जरी का परमिशन मिला है, मगर हम लोग को भी अपना एक सेफ्टी देखते हुए कुछ ही चीजों पे ज्यादा मास्टर बनना चाहिए। जैसे कि मुझे मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि एक तो एनोरेक्टल पे हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, जितने भी सर ने बताया, एप्सिस हो गया, ठीक है, फिर एम्पुटेशन हो गया, ये सब सर्जरी मतलब इसमें हम लोग ज्यादा मतलब एक सेफ जोन में भी सर्जरी कर सकते हैं। फिर सर ने जैसे बताया कि लेप्रोटोमी लेप्रोटोमी एक बहुत बड़ा सर्जरी हो जाता है, तो इसमें ऑलरेडी इसमें 2-3 सर्जन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हम लोग उसमें एक असिस्टेंट सर्जन बोलो या फिर 2-3 सर्जन का ग्रुप होता है, फिर उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होते हैं, तो वहां पे अगर आप अपने जो बाकी के जो सर्जन है उनसे अगर कांटेक्ट अच्छे रखते हो, और उनके साथ में भी हम लोग एक असिस्टेंट सर्जन बोल के भी जा सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कैंसर के जो सर्जरी हो गया, तो जैसे कमांडो सर्जरी हो गया, ये सब टाइप का सर ने अभी बहुत अच्छा गाइड किया है। इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। दूसरा मैं एक बताऊंगा कि सर ने जो चीज बताया है, हम लोगों को जो सबसे हमारा अच्छा जो हमारा जो फोकस होना चाहिए, वो थोड़ा सा अगर जैसे सर ने बोला कि एनोरेक्टल पे, तो अभी मैं थोड़ा सा सर से जरा पूछने वाला हूँ कि एनोरेक्टल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितने मतलब आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों, ठीक है, कि एनोरेक्टल केसेस को हम लोग कितना अच्छे से आयुर्वेद प्लस मॉडर्न से मैनेज कर सकते हैं। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखो सर, कैसा है, एनोरेक्टल कंडीशंस अभी ऐसा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। बहुत यस सारे सर। मैंने जैसे बताया कि पुणे, मुंबई में या फिर और बड़े बड़े सिटीज में सिर्फ एनोरेक्टल पे प्रैक्टिस करने वाले एलोपैथिक सर्जन भी है, ठीक है। और स्पेशली अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा लेजर का ट्रेंड अभी बढ़ गया है। ओपन जनरली कोई लोग अभी जनरली प्रेफर नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कैसा है, आज का लाइफ अगर देखा जाए तो इतना फास्ट है कि ज्यादा दिन तक हम लोग रेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं एनोरेक्टल सर्जरी में स्पेसिफिकली आयुर्वेद के लिए बताऊं, तो क्षार सूत्र एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, या फिर बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट है, जिसमें रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्षार सूत्र से भी रिकरेंस होते हैं, लेकिन अगर क्षार सूत्र की क्वालिटी अगर प्रॉपर रहे, तो मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए थे, गुवाहाटी में गया था जब मैं फर्स्ट ईयर पीजी में था। वहां पे मैंने एक चीज देखी कि जब ये क्षार हम लोग लगाते हैं, तो उसके जितने भी पॉइंट्स हमारे शास्त्र में दिए हैं, सुश्रुत संहिता में दिए हैं, वो पूरी तरह से साइन जब हम लोगों को दिखते हैं, जब ट्रीटमेंट के बाद वो हम लोग पेशेंट का फॉलोअप लेते हैं, तो लिटरली ऐसा पाया गया कि मिनिमल अगर मैं बताऊं तो 0.5 to 5% तक ये रिकरेंस रेट है सिर्फ। बाकी ऑलमोस्ट 95% लोग ऑलमोस्ट रिकवर्ड हो जाते हैं। अब सर्जरी की अगर बात करी जाए, तो सर्जरी में हेमोराइडेक्टोमी हम लोग टोटली कर सकते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है, जिसे मिलिगन मॉर्गन मेथड्स कहते हैं, जिसे ओपन हेमोराइडेक्टोमी भी बोला जाता है। तो ये प्रोसीजर हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिस्टुला के लिए जो हम लोग फिस्टुलोटोमी करते हैं, या फिर एक सेकेंड सर, ठीक है। तो फिस्टुला के लिए जो फिस्टुलेट सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। मतलब, हम्म। हेलो, सॉरी सर, हाँ। कॉल आया था, सॉरी, ठीक है। तो जो फिस्टुला के लिए मैं बता रहा था कि जो फिस्टुलेक्टोमी करते हैं, यानी कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ ट्रैक, और फिस्टुलोटोमी जैसे कि हम लोग सिर्फ ले ओपन करके क्यूरेट करके
वो ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब मैं पीजी में था तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि इसको हम लोग दोनों मतलब जो एलोपैथिक पार्ट है और कुछ आयुर्वेद पार्ट, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने खुद लाइव रिजल्ट देखे हैं। जो बहुत पेशेंट मतलब रिकरेंस वाले पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग पार्शियल फिस्चुलोटोमी करते थे। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर 7 सेंटीमीटर का ट्रैक है तो हम लोग 2 सेंटीमीटर तक का ट्रैक हम लोग एक डायरेक्टली कॉटरी से हम लोग रिमूव करते थे, और जो रिमेनिंग 5 सेंटीमीटर का ट्रैक था उसमें हम लोग 4 सूत्र लगाते थे, और हर हफ्ते या फिर 5 दिन के बाद हम लोग 4 सूत्र चेंज करते थे। अब उसका फायदा ये हुआ कि जो स्कार आने वाला था या फिर जो वुंड हील होने वाला था वो बहुत अच्छी तरह से हुआ, और जो पोस्ट ऑपरेटिव स्कार जिसे हम लोग कहते हैं वो बहुत मिनिमल था, यानी कि वो कॉस्मेटिकली भी अच्छा दिखता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिकरेंस रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ फिस्टुला के बारे में। पाइलोनेडल साइनस के बारे में अगर मैं बताऊं तो पाइलोनेडल साइनस का जब हम लोग एक्सीजन करते हैं या फिर जेड प्लास्टी भी करते हैं तो वो भी हमें अलाउड है। वो अगर आप प्रॉपरली कर सकते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जेड प्लास्टी भी कर सकते हो। फिशर होता है, फिशर में जनरली क्या होता है कि एनल डाइलेटेशन, ये प्रोसीजर पहले बताई थी, अभी भी लोग करते हैं, और उसमें फिशर में लैटरल स्पिंट्रोटोमी हम लोग करते हैं। तो लैटरल स्पिंट्रोटोमी बहुत इजी प्रोसीजर है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और हिमोराइड के लिए मल्टीपल प्रोसीजर जैसे स्टेपलर प्रोसीजर हुआ, ठीक है, इंफ्रारेड कोएगुलेशन हुआ, हिमोराइडल आर्टरी लागेशन हुआ, ओपन हिमोराइडेक्टोमी हुआ, ये सारे प्रोसीजर्स का भी हम लोगों को यहाँ पर परमिशन दिया है, और वो जो गैजेट्स आया था उसमें ये सारे प्रोसीजर्स के नाम भी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत अच्छा सर ने बताया, इतना सारा सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, जब बीएमएस करके एमएस करें, बहुत लोगों को क्या है, आगे में कैसा होता है, अंधेरा आ जाता है कि यार हम लोग ये सब चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, आरटीए का इतना सारा केसेस है। ठीक है, आरटीए बोलेगा तो जो रोड ट्रैफिक जितना जो भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल इतने सारे केसेस है। किसी का कुछ मतलब देखोगे तो पूरा अच्छा खासा एब्रेजन आ जाता है। ठीक है, अच्छा खासा वहां पे स्टिच के बहुत सारे बड़े बड़े केसेस मिलता है। ऐसा भी मिलता है कि पूरा एकदम यहाँ से पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्यूजन्स है, लेसरेशन, बहुत सारे ऐसे उन के जो भी है वो सब अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज को हम लोग बहुत अच्छे से एक सर्जन मैनेज कर सकते हैं। तो आरटीए का बहुत सारा केसेस आपको मिल जाएगा, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आरटीए हो गया, फिर जैसे सर ने जैसे बोला एनोरेक्टल पे भी हम लोगों ने अगर बहुत अच्छे से फोकस किया तो अभी एनोरेक्टल का जो प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से अपने को मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों का एकदम मिक्सर के साथ में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे आप जिस एरिया में भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे आप इस नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे कि एनोरेक्टल में हम लोग बहुत कुछ मतलब ये जो सर है ये एनोरेक्टल में मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों से ट्रीट करते हैं। तो इस नाम से भी आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। ठीक है, तो इस पे हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा मेरा जो सवाल है वो है कि एक जो सर्जन है उनका गुड क्वालिटी क्या होता है, मतलब एक सर्जरी जिसको अगर सर्जन बनना है तो उसके अंदर क्या ऐसा चीज होना चाहिए कि वो एक सर्जन बन सकता है। ठीक है, जैसे एक तो इसके ऊपर सर थोड़ा सा बताइए। अब सबसे पहले तो एक चीज है कि आपको पहले सर्जरी का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें सर्जरी करनी है। ठीक है, लेकिन जब भी आप पीजी डिग्री लेते हो, पीजी की डिग्री लेते हो या फिर एमएस की डिग्री लेते हो, उसके बाद में आपको डेफिनेटली कहीं अच्छी जगह पे जो आपके मेंटर्स रहेंगे उनके अंडर कम से कम 2 साल के लिए 3 साल के लिए उनके पास काम करना चाहिए, ताकि आपकी जो फ्लुएंसी हो और बढ़े। ठीक है, और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऐसे है कि आप जितने सर्जरी देखोगे, जितने सर्जरी असिस्ट करोगे, तो आप उतना कॉन्फिडेंटली इंडिविजुअली भी कर पाओगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जितने ज्यादा आप सर्जरी असिस्ट करते हो या फिर देखते हो उतने ज्यादा सर्जरी आप फ्लुएंटली कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली एक सर्जन के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपका फ्लुएंसी बढ़ जाता है, या फिर उसमें जो एक्यूरेसी बोल सकते हैं या फिर जो हम लोग उसका एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये सर्जरी मैं कर पाऊंगा, तो वो एक अलग ही आ जाता है जब आप इंडिविजुअली मतलब किसी के साथ प्रैक्टिस करते हो। ओके सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। आ रही सर अभी आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रहा है। हाँ हाँ सर। नहीं, आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, हाँ, अभी आवाज आ रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ, अभी सर मैंने वही बताया कि अगर हाँ जनरली हम लोग जब भी कोई सर्जरी सीखने जाते हैं किसी के पास, तो आप प्रॉपर तरीके या फिर प्रॉपर जनरली जो मेथड्स होते हैं सर्जरी के, जो किताबों में भी दिए गए हैं और हमारे शास्त्रों में भी दिए हैं,
उनका एक प्रॉपर व्यू या फिर पूरा प्रोसीजर आप समझते हो या फिर आपके मेंटर से सीखते हो, और जब आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हो तो उसी चीज को फॉलो करते हो। इसलिए जब भी कोई मेंटर चुनना, बहुत अच्छा चुनना जो कि ऑलरेडी बहुत सारे सर्जरीज कर चुका है, ठीक है, उनके पास अगर आप 2-3 साल तक प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके सर। यस सर। सर आपका वॉइस, सर एक व्यूअर्स ने एक सवाल पूछा है कि डिप्लोमा हाँ करने के बाद, हाँ हाँ। डिप्लोमा करने के बाद पीजी डिप्लोमा मतलब पीजी करने के बाद डिप्लोमा में कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसमें हम लोग डिप्लोमा करने के बाद और सर्जरी कर सकते हैं? जैसे कि आपने एक लेप्रोस्कोपिक बताया, एक यस व्यूअर यस। ने पूछा है, मतलब उनका अब पूछना ऐसा है कि पहले हम लोग एमएस कर लिए, उस मतलब शल्य कर लिया हम लोग ने, उसके बाद हम लोग कौन सा डिप्लोमा कोर्स कर अब सकते हैं, तो इसके तो बारे में बता जनरली दीजिए। बहुत ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी है सर जहाँ पे आपको क्षार सूत्र का पूरी तरह से नॉलेज दिया जाता है। अब जैसे हाँ। मैंने बताया कि क्षार सूत्र के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खुद रिजल्ट देखे हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि जो फेलोशिप कोर्स या फिर कुछ डिप्लोमा कोर्स जो मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट देते हैं, हालांकि किसी को जनरली एमएचएस की परमिशन नहीं है, लेकिन वो अगर हम लोग बताए तो उनका जो एक प्रैक्टिस होता है उसी के बेसिस पे वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सर्जन्स है, नागपुर में भी ऐसे सर्जन्स है, औरंगाबाद में भी है, पुणे में भी है, उनका एक सर्टिफिकेट देते हैं जिस बेसिस पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये स्पेशली एनोरेक्टल सर्जरीज में होता है, कोई बाकी की ओके सर्जरी तो सर। ऐसा नहीं है कि जो किसी डिप्लोमा की वजह से आपको करने को मिले। ओके आपको स्पेशली सर। पीजी डिग्री करनी पड़ेगी उसके लिए। जनरली अभी तक तो ऐसा कोई डिप्लोमा कोर्स बीएमएस के लिए तो नहीं है ऐसा। ओके सर। ऐसा सर ये आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि बहुत लोग मतलब को ऐसा लगता है कि डिप्लोमा कोर्स कर लेंगे इसके बाद हम लोग सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी डिप्लोमा कैसा होता है कि जो चीज एक जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे अगर वो एफिलिएटेड है तो ही हम लोग को करना चाहिए, तो उसका फायदा होगा। बाकी नहीं यस तो यस खाली एक सर्टिफिकेट के तौर पे ज्यादा करके वो होता है। ठीक है। यस। तो अभी जैसे अगर बीएमएस करके हम लोग एमएस कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा करके हम लोगों को चार सूत्र के ऊपर बहुत जगह पे डिप्लोमा होता है। जैसे अभी मुंबई में पोद्दार कॉलेज है, वहां पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं करने के लिए, एक मेरे नॉलेज में है। अभी जैसे आपने एक दिल्ली का बताया लेप्रोस्कोपिक का, अब वो मेरे ख्याल से कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से शायद नहीं होगा, आपको आइडिया होगा इसके बारे में, तो थोड़ा सा ये चीज हम लोग को देख लेना चाहिए। ठीक है। नहीं सर, ऐसा अभी होता है कि जो लोग बोलते हैं डिप्लोमा है डिप्लोमा है, हम लोग कर लेते हैं, बाद में कुछ जब लीगल चीज आता है तब बोलते तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसीलिए कभी भी कहीं से भी डिप्लोमा करो सबसे पहले देखो कि कौन से यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है, एफिलिएटेड है, ये होना बहुत जरूरी है। ओके। डेफिनेटली यस। दूसरा सर, ओन मैनेजमेंट में थोड़ा सा मेरे को पूछना था। जैसे भी बहुत सारे ऐसे केसेस अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे ना ऊन बहुत जबरदस्त एकदम पूरा कंटामिनेट हो गया है, बैड हो गया है, बहुत सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सब में आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे सर्जन होते हैं जो उसी लिए फेमस होते हैं कि वो कैसा भी ऊन रहेगा एकदम कंटामिनेट हो गया है उसको वो लोग ठीक करते हैं, हील करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। और वो क्या करते हैं उसमें मॉडर्न तरीके से, अभी मतलब मैंने जो देखा मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे इधर एक सर्जन आते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, जो प्लासेंटा होता है ना, प्लासेंटा का जो पार्ट होता है वहां पे अटैच कर देते हैं और उससे भी ऊन अच्छा हील होता है। तो उनको देखा हूँ कि वो क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे देखा हूँ मैं इंसुलिन यूज करते हैं ऊन हीलिंग के लिए, मतलब अलग अलग टेक्निक यूज किया जा रहा है। Yes. तो सर इस पे आपका क्या बोलना है कि जो ऊन मैनेजमेंट है इस पे हम लोग कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, मॉडर्न प्लस आयुर्वेद, बहुत लोग जलो का भी यूज करते हैं सर, थोड़ा सा इस पे गाइड कीजिए। अभी देखो, जो क्रोनिक वुंड्स होते हैं उसमें जनरली आयुर्वेद का बहुत अच्छा फायदा होता है जब हम लोग इसमें ऐसी चीजें देख। लेकिन पहले एक चीज देखनी चाहिए कि उसमें पैथोलॉजी क्या है। अभी जैसे वेनस अल्सर होते हैं, ठीक है, वेनस अल्सर जनरली हील नहीं होते, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं उसका सिर्फ ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन उसका जो मेन पैथोलॉजी है, जो वेनस कंजेशन हुआ है या फिर वेनस पैथोलॉजी है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैथोलॉजी समझनी चाहिए कि वुंड हुआ क्यों है और ये इतने लॉन्ग टर्म तक चल क्यों रहा है, ठीक है। तो पहले वो डायग्नोस करो, उसके बाद में मैनेजमेंट पे आते हैं। अब जब आपको पूरी तरह से डायग्नोसिस हो जाता है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब भले ही वो आयुर्वेद हो या फिर एलोपैथिक हो, जैसे अभी हम वेनस अल्सर की बात किया, तो हम लोग जब पीजी स्टूडेंट थे तो पीजी में हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिसमें जलोकावचरण करके हमने वेनस अल्सर बहुत अच्छी तरह से ठीक किया, ठीक है। उसमें हम लोग एलोपैथिक भी यूज करते थे, ड्रेसिंग भी हम लोग प्रॉपर तरीके से करते थे, लेकिन आयुर्वेद की अगर हमें बात करूं तो जलोकावचरण का वहां पे बहुत अच्छा फायदा हुआ, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल ब्रेक थ्रूज मिले हैं वुंड मैनेजमेंट में, और भी लोग काम कर रहे हैं वुंड मैनेजमेंट पे। अभी जो हम लोग डेली यूज में या फिर डेली प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं, जैसे सूचरिंग हुआ वुंड मैनेजमेंट में, ठीक है, तो सूचरिंग भी हम लोग प्राइमरी बेसिस पे कर सकते हैं।
दूसरी चीज ऐसा है कि जो वुंड लैसरेटेड ज्यादा होते हैं तो उसका प्रॉपर क्लीनिंग होना जरूरी है। कभी कभी किसी चीज में क्या होता है कि मैंने भी 2-3 पेशेंट ऐसे देखे जो ग्लास की फॉरेन बॉडी लेके मेरे पास आए थे, ठीक है। अब वो CLW था और एक कहीं जनरल प्रैक्टिशनर के पास वो ऑलरेडी गए थे और उन्होंने क्या किया कि उसको सुचरिंग कर दिया, और लेकिन हुआ क्या कि उसमें एक ग्लास का एक टुकड़ा रह गया और जिसकी वजह से वो हील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए कि पेशेंट का पहले प्रॉपर हिस्ट्री देखो कि हुआ क्या था और उसके बाद में उन्होंने मैनेजमेंट क्या किया है। कभी कभी पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि दूसरी जगह आपका वुंड हील नहीं हुआ तो आपके पास आएंगे, ठीक है। उस समय पे आपको पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने क्या किया है, कैसे डायग्नोसिस किया, क्या पैथोलॉजी थी, वो अगर आप प्रॉपरली देखते हो तो आपको उसका मैनेजमेंट और इजी हो जाता है। जैसे मैंने ये बताया कि उसमें फॉरेन बॉडी थी, इसकी वजह से वहां पे पस कलेक्शन हो रहा था। तो जब मैंने उसका एक्सरे किया, जो फुट पे था उसका एक्चुअली, तो उसका फुट का जब एक्सरे किया तो मुझे एक फॉरेन बॉडी दिखी और मैंने वो एक्सप्लोर करके निकाली, अगले 8 दिन में वो ढील हो गया। तो कुछ ऐसे भी ओके पेशेंट्स होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोग वुंड मैनेजमेंट देखते हैं उसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ ऑइंटमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं आयुर्वेद के, वो भी यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में जनरली वुंड मैनेजमेंट के लिए षष्ठी उपक्रम बताए, वो सारे षष्ठी उपक्रम जितने भी बताए सुश्रुत संहिता में, वो सारे यूज कर सकते हैं। मैंने अहमदनगर में भी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर देखे हैं जो धूपन कर्म खुद करते थे, ठीक है। जब हम लोग PG थर्ड ईयर में, सॉरी UG थर्ड ईयर में थे शायद, तब हम लोग उनके पास जाते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आयुर्वेद से ही करते हैं, लेकिन आपको अगर इंटीग्रेटेड भी प्रैक्टिस करनी है तो उसमें दोनों चीजों का फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी और आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि उनका रीजन क्या है, और तभी जाके आप इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाओगे। ओके। दूसरा हमारा एक व्यूअर ने एक और सवाल पूछा है कि सर्जरी का जब बिगनिंग में हम लोग को सर्जरी सीख रहे हैं जब भी, Yes. तो उस टाइम पे हम लोग को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, तो थोड़ा सा इस पे बता दीजिए। व्यूअर ने पूछा है, उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत, नाम है, हाँ श्रीकांत गायकवाड़। Yes, yes, yes. बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन अभी अगर आप PG फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो मोस्टली क्या होता है कि PG फर्स्ट ईयर को ना ज्यादातर सर्जरी अलाउ नहीं होती है। अब कुछ कॉलेजेस है कि जो अलाउ करते हैं, माइनर माइनर प्रोसीजर्स अलाउ करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज है कि आप पहले फर्स्ट ईयर में थियोरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब आप सर्जरी की बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर एनाटॉमी पता होनी चाहिए, सर्जिकल प्रोसीजर पता होनी चाहिए। जब आपके सीनियर सर्जरी परफॉर्म करते हैं उस समय पे आप उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बिगिनिंग में आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है। आप सर्जरी परफॉर्म करते समय देखो उनकी क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, और उसके लिए आपको जनरली जो सर्जन्स होते हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में जनरली बाकी के काम ज्यादा होते हैं, इसलिए सर्जरी में बहुत कम फोकस होता है, लेकिन उस समय पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा लेना चाहिए। ओके और सर। उसके बाद में जब सर्जरी आप परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली जैसे सीनियर्स ने आपको सिखाया, आपके मेंटर्स ने आपको सिखाया है, उस तरह से सर्जरी आप परफॉर्म कर सकते अभी सर ने जैसे बताया, तो सब उस पे मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगा कि सबसे पहले ना अपने को एनाटॉमी पता होना चाहिए। हम लोग जो भी सर्जरी देख रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उससे सबसे पहले अपने को एनाटॉमी पता होना चाहिए। जब एनाटॉमी हम लोग को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से अगर पता होगा ना, फिर हम लोग के लिए बहुत सारा चीज आसान हो जाता है। जब एनाटॉमी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना, तो वहां पे ज्यादा सर्जरी परफॉर्म करने टाइम हमारा इंटरेस्ट भी लगभग ऐसे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सर ने बताया। अब दूसरा एक चीज और बताता हूँ कि हमारा एक ऑनलाइन क्लासेस है जहाँ पे हम लोग सर्जरी के बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने बना के रखे हुए। अगर किसी को ज्वाइन करना रहेगा तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक से एनाटॉमी से हर चीज बताया हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत काम आ जाएगा। जो लोग सर्जरी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर जिन्होंने आगे MS में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए ज्यादा काम आ जाएगा। दूसरा सर, रक्त मोक्षण का हमारे लाइफ में कितना, मतलब सर्जरी में कितना इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। रक्त मोक्षण के ऊपर मैं एक अलग से बहुत जबरदस्त सीरीज लेने वाला हूँ, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी भी थोड़ा सा सर इस पे जरा से गाइड कर दीजिए। हैं। अभी रक्त मोक्षण का अगर देखा जाए तो पंचकर्मा में बहुत इंपॉर्टेंस है। जो स्किन डिसीजेस है मोस्टली उसमें ज्यादातर लोग यूज करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। जितने भी स्किन वाला सर नहीं, थोड़ा सा हम लोग ना उनसे रिलेटेड जरा बात करते हैं। नहीं, मैं जस्ट एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ सर, ठीक है। तो जनरली जो लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं वो मोस्टली स्किन पे करते हैं, लेकिन अभी अगर मैं बताऊं तो एनोरेक्टल में भी हम लोग जलोकाचरण यूज कर सकते हैं। अभी जो थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड्स होते हैं उसमें हमने खुद अप्लाई किए हैं,
और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेटिंग में ऑलमोस्ट पूरा जो थ्रोम्बोस हेमोराइड था वो पूरा रिग्रेस होके पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से हमने रिलीफ दिया। ठीक है, तो इसलिए जलोपाचरण आप हेमोराइड में स्पेशली अगर मैं बताऊं तो थ्रोम्बोस हेमोराइड में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वेरिकोज वेन में भी हम लोग जलोपाचरण यूज करते हैं। ठीक है, वुंड मैनेजमेंट में जो क्रोनिक वुंड्स है उसमें भी यूज कर सकते हैं। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कोई फ्लैप सर्जरी हुई, मान लो कोई प्लास्टिक सर्जरी हुई, तो जो पार्ट वहां पे नेक्रोस्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ जाता है, तो उस समय पे अगर आप वहां पे जलोपाचरण करते हो तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि वहां पे थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़े और वो जो फ्लैप आपने डाला है या फिर जो भी सर्जरी आपने की है उसका हीलिंग प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप मतलब स्किन ग्राफ्टिंग में भी कभी कभी आपको यहाँ पर यूज होता हुआ आपको जलोपाचरण का दिखेगा सर। ओके, सर ने बहुत अच्छे से बताया। सर एक चीज और पूछना था, जैसे भी हम लोग, जैसे मैंने बताया एक्सीडेंटल केस हो गया, ठीक है, Yes, आरटीआई के जो केसेस हो गया, तो इसमें मेडिकल लीगली हम लोग को किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ज्यादा करके जितना भी आरटीआई का केस हो गया, कोई मारामारी करके आ गया, कोई किसी को चाकू मार दिया, कुछ भी हो गया, स्टैब वुंड हो गया, असॉल्ट का जितना भी केस हो गया, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी मारामारी वाला केस है, असॉल्ट का जितना भी केसेस आपका सर्जन के अंडर में, क्योंकि मारामारी करके आया, लग गया, तो इसको हम लोग को किस तरीके से डील करना चाहिए मेडिको लीगली, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली कैसा है, जनरली असॉल्ट के पेशेंट या फिर कोई ऐसा आरटी के पेशेंट मोस्टली ओपीडी में तो मोस्टली नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज्ड या फिर हॉस्पिटल बेस के जो पेशेंट आते हैं उसमें सबसे पहले हमारा एक लुकआउट होना चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर लेनी चाहिए। ठीक है, कोई असॉल्ट होने के बावजूद भी कोई बोलता है कि मैं गिर गया हूँ, ठीक है, कभी कभी होता है कि डर लगता है लोगों को खुद को, है ना, या मतलब पुलिस केस से डर लगता है, तो वो लोग खुद बताते नहीं। हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि लोगों ने हिस्ट्री अलग दी है लेकिन कल जाके किसी और ने केस डाल दिया और वो हॉस्पिटल में आ गए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पेशेंट का हिस्ट्री प्रॉपर लेते हो तो आपको उस चीज का पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या चीज है। ठीक है, अगर असॉल्ट है, ठीक है, असॉल्ट है तो आपको प्रॉपर उसका एमएलसी करना पड़ेगा। ठीक है, एमएलसी करना पड़ेगा, उसके बाद में जो वुंड है या फिर जो भी वहां पे इंजरी हुई है उसका प्रॉपर आपको इंजरी रिपोर्ट बनाना पड़ता है। जब भी ये पुलिस केस की तरफ जाता है या फिर पुलिस वालों की तरफ जाता है तो वो आपको एक चीज मांगेंगे, वो है आपका इंजरी रिपोर्ट, और वो बहुत कॉशियसली आपको बनाना है। अब इंजरी रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो इंजरी ग्रेवियस थी या फिर नॉन ग्रेवियस है, मतलब उससे जान जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि आगे केस कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको उनका या फिर जो भी इंजरी हुई है उसका प्रॉपर एक जो ये मेजरमेंट है और जो उसकी जो सिवियरिटी है वो आपको उस इंजरी रिपोर्ट में मेंशन करनी चाहिए। लेकिन असॉल्ट का कोई भी पेशेंट विदाउट एमएलसी ट्रीट नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेपर वर्क, क्योंकि अगर ये केस कोर्ट पे जाता है, आपको समन आता है, तो आपको जो बचाने वाला चीज है वो है आपका पेपर वर्क। जितना आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को यहाँ पर पेपर में मेंशन करते हो, उस चीज का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाता है कि ये आगे चल के आपको कॉम्प्लिकेशन ना दे। अभी सर ने इसके ऊपर जो बताया, बहुत अच्छा चीज बताया। थोड़ा सा इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, जो लोग बीएमएस कर लिए हैं और उसके और उन्होंने डायरेक्ट सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, तो उनके पास भी केसेस आएगा, क्योंकि जब भी हम लोग जब भी जीपी प्रैक्टिस करते हैं फिर रिमोट एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो लोकल जो भी क्लिनिक्स होते हैं, दवाखाना होगा, वहां पे पेशेंट जाते हैं, तो ये असॉल्ट का केस सबसे पहले वहीं पे आता है। तो वहां पे पहले आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के लेवल का है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आपसे ट्रीट हो सकता है तो ही ये सब चीज पे हाथ डालिए, नहीं तो उसको सीधा हायर सेंटर में भेजिए। ठीक है, कभी कभी अपने को लगता है ऐसा, स्टैब वुंड इतना डेंजर होता है कि वो किसी ने अगर पीठ में बोलो या फिर अपने चेस्ट में अगर स्टैब वुंड किसी ने ऐसे खंजर अगर घुसा दिया ऐसा, अपने को लगेगा कि मैनेज हो जाएगा, मगर जैसे निकालेंगे वहां पे सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है, लंग्स कोलैप्स हो सकता है, बहुत सारा चीज कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए अगर जैसे अपने को लगता है तो ये सब चीज में हाथ डालना है। हाँ, अगर छोटा मोटा जो फाइट हुआ है, असॉल्ट हुआ है, ये सब अगर रहता है तो इसके लिए भी हम लोग को एमएलसी करना है। ये नहीं कि रिलेटिव ने बोला कि नहीं करना है तो आप छोड़ दिए, उसके लिए भी करना है, क्योंकि जब ये आगे जाके कोर्ट में जब कुछ मैटर होता है, जब कोर्ट में जाता है केसेस, तो वहां पे सवाल जवाब पूछना चालू कर देते हैं कि किसने ट्रीट किया, जब जिसने ट्रीट किया उसने इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, एमएलसी हुआ था कि नहीं हुआ था, बहुत सारा चीज इसमें आ जाता है। तो ये चीज अपने को आपका अगर क्लिनिक है तो वहां पे भी ये सब चीज आपको करना है। ओके, अगर आप लोग ये सब चीज में अगर इंटरेस्टेड हो, तो मतलब ये सब चीज केस को मैनेज कर रहे हो अपने ऊपर ही, तो एक ये सवाल हो गया। एक मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा और एक इंसिडेंट बताता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग जरा ध्यान से सुनो। अभी ये जो हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, ये लगभग हर डॉक्टर के साथ में होता है।
तो ये थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ। जैसे भी हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक बार एक आईसीयू में केस था। तो आईसीयू में जो केस था वो एआरडीएस का पेशेंट था, ठीक है। उसका लंग्स कंप्लीटली एकदम समझ लो कि एकदम कंप्लीटली पूरा खराब हो गया था। अब वो जो पेशेंट था हमारे पास रात में आया था, और मॉर्निंग में मेरे ख्याल से 8-9 बजे के करीब उसका डेथ हो गया। पेशेंट का डेथ हो गया, रिलेटिव, इतने सारे रिलेटिव वहां पे आ गए, सब एकदम हंगामा करने लगे। तो फिर मैं भी आया, देखा, तो हंगामा करने लगे, झगड़ा झुगड़ी करने लगे, और इतने ज्यादा रिलेटिव्स आ गए, तो मतलब समझ लो कि पूरा जो हमारा जो हॉस्पिटल का जो आगे का पार्ट है पूरा भर गया था। ये देखने के बाद देखो होता क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं ये भी डर जाते हैं। ये देखने के बाद मैं भी डर गया। मुझे लगा कि यार इतने सारे रिलेटिव आ गए, अगर मैं भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया, कहीं ये लोग झगड़ा झगड़ी करने, मेरे को लोग ने अगर मारने उड़ने लगे तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया मालूम है, अब डोर ओपन किया और सोचा कि यहाँ से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ था। जो स्टाफ था वो भी डर गया था, ठीक है। मेरे को लगा कि मैं भी भाग जाता हूँ यहाँ से। तो मैं जैसे बाहर निकला तो देखा पूरा का पूरा भीड़ भरा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँ, फिर अभी मैं वापिस अंदर आया, बैठा यहाँ पे, बहुत अच्छे से सोचा कि मेरे को किस तरीके से सब चीज को हैंडल करना है, ठीक है। पूरा भीड़ था। अभी जो केबिन है ना, फिर उनको जब मैं अंदर बोला तो पूरा का पूरा केबिन भर लिए थे, और वो लोग एकदम लगे एकदम चिल्लाने, गाली गलौज करने लगे, तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो। मेरे को मालूम है कि एआरडीएस का पेशेंट, इसका जो बचने का चांसेस है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो जब अंदर सब आए तो मैंने क्या किया, उसमें से जितने लोग बोल रहे थे ना, उसमें से देखा कि सबसे इसमें से होशियार आदमी कौन है जो मेरी बात को समझ सकता है। क्योंकि किसी का जब डेथ होता है तो वहां पे जो रिलेटिव होते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमारा बात समझ कौन सकता है, मेडिकली कौन थोड़ा सा स्ट्रांग है, या फिर हम जो समझाए वो समझ सके, ठीक है। तो जब उसमें से मैं, जब वो लोग जितना बोल रहे थे ना, मैं खाली यही ऑब्जर्व कर रहा था, सुन रहा था। इस टाइम पे एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप थोड़ा सा भी एरोगेंट हो गए, अगर सामने से कोई गाली दे रहा है या फिर कुछ कर रहा है, अगर एरोगेंट हो गए तो समझ जाओ कि वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। उसके शांति से सुनो क्या बोल रहे हैं, सबको सुनो खाली। तो उसमें से देखा, तो उसमें से एक आदमी थोड़ा सा अच्छे से बात कर रहा था, तो उससे मैं बोला सर थोड़ा सा सुनिए जरा बात मेरा, थोड़ा सा इनको शांत कीजिए, आप हमारा बात को सुनिए, फिर अगर आपको लगता है कि हमारे साइड से कुछ गलती हुआ है तो आप बोलिए। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने सबको शांत कराया। फिर मैंने एक पेपर लिया और पेन लिया। अभी कैसे देखो, मैं टीचिंग करता हूँ तो इसका मेरे को बहुत फायदा ये होता है कि अगर मेरे को कोई चीज एक्सप्लेन करना है तो उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा जो केस है पेपर पे डायग्राम बना के पूरा का पूरा इंसिडेंट उनको समझाया। जितने लोग थे, जब उनको समझाया कि क्या हुआ है एक्चुअल में, डेथ क्यों हुआ, पूरा जब समझाया, तो तब उनको समझ में आया कि यहाँ का पार्ट नहीं है ये चीज। ये जो केस था पूरा ऑलमोस्ट समझ लो कि हाथ से निकल चुका था। वो लोग एकदम इन मूवमेंट पे आए थे। जब मैं पूरा एकदम डिटेल में उनको समझाया तब एक बात उनको समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब इतना सारा भीड़ जब आता है तो ये देख के हम लोग भी डर जाते हैं। और सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए, इतना ज्यादा भीड़ था। मैं कैसे भी करके मैं रुका, उनको बहुत अच्छे से समझाया। जब उनको समझ में आया, भीड़ शांत हुआ, सब शांत हुए, धीरे 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 सब जन चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का जब क्राउड आता है ना, तो आप जब कोई सामने से सब उल्टा बोल दिया, कुछ गाली देता है, हम लोग ना उसको बहुत ज्यादा पर्सनली लेते हैं। कुछ ज्यादा पर्सनली मत लो, इतना समझो कि वो गुस्से में है, जो भी बोल रहे हैं सुनो। जैसे गुस्सा शांत होगा वो खुद आके आपको सॉरी भी बोलेंगे, बोलेंगे गलती से गुस्से में हम लोग ने ये सब बोल दिया। वहां पे अगर आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दोगे तो समझ जाओ कि वो मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से डील करना है। और दूसरा, ये सब चीज कभी भी ऐसा होता है ना, तो अपना कॉन्शियस लेवल हमेशा ध्यान में रखो। नजदीक का जो भी पुलिस स्टेशन है, तुरंत वहां पे पहले कॉल करके पुलिस को बुला लो, ठीक है। ये उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया। फिर बाद में अगले बार ये सब जब इंसिडेंट होने लगा तो मैं ये सब चीज में थोड़ा सा और मेरे को समझ में आ गया कि इस तरीके का जब भी कुछ होता है सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। उसके बाद जो भी भीड़ आता है उसको अच्छे से अपने लेवल पे समझाओ, एक्सप्लेन करो, ये सब करते रहो, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखो। क्योंकि ये सब ना हम लोग को जब ये सब इंसिडेंट होता है ना तो ध्यान से निकल जाता है, अपने को मालूम नहीं कभी क्या होगा। तो जब ध्यान से निकल जाता है तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए सबसे पहला ध्यान में रखो। जैसे ज्यादा भीड़ अपने को लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तुरंत सबसे पहला पुलिस को कॉल कर दो। उसके बाद जो भी उसमें समझदार आदमी है उसको बुलाओ, उनको समझाओ, एक्सप्लेन करो, तब ये चीज अच्छे से हम लोग डील कर सकते हैं। और जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था तभी मैं सब मतलब मेरे लिए बहुत नया चीज था। तो उस टाइम पे जब इस तरीके के जब केसेस डील हैंडल कर रहा था तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे ज्यादा करके डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को जो भी केस कुछ भी गड़बड़ होगा तो सब चीज पहले मेरे पास आएगा। तो जब ये सब चीज आता था तो मैं खुद बहुत बार डर जाता था, यार इतने लोग सारे लोग हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो धीरे 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 हैबिट हो गया। तो मतलब मेरा जो स्टार्टिंग का 1 साल था ये बहुत मतलब ये खाली यहाँ तक नहीं, मेरे घर तक, घर पे भी जाता था, मेरे दिमाग में यही सब चलते रहता था। तब धीरे 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 हैबिट हो गया इसका। तो एक चीज मैं बताना चाहता था आपको। दूसरा, अभी राजेश सर ने ना इनके खुद का हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो
हम लोग हॉस्पिटल किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अभी इसमें कैसा है कि राजेश सर ने बहुत दिमाग लगा के उस हॉस्पिटल पे काम, मतलब उस हॉस्पिटल में एज ए सर्जन भी काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल को मैनेज भी कर रहे हैं, मतलब समझ लो कि इन द सेंस कि हॉस्पिटल में टाइप से पार्टनर है, वहां पे उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फिर भी वो पार्टनर वहां पे बन गए। तो ये हम लोग राजेश सर से पूछेंगे उन्होंने किस तरीके से किया, तो ये सबके लिए बहुत काम का चीज है। ठीक है राजेश सर। हेलो राजेश सर। एक सेकेंड, कहाँ गए राजेश सर? मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ जब तक वो सर अवेलेबल हो जाते हैं। कैसा होता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे ना, बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल होता है, ठीक है, हॉस्पिटल चलाता कौन है? जो कंसल्टेंट फिजिशियन, जब जो भी हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना, बहुत लोग हॉस्पिटल उतना अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं, वहां पे मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो लोग क्या करते हैं उस हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं। तो वहां पे अगर आप लोग के अंदर अगर बहुत अच्छा मैनेजमेंट पावर है, बहुत अच्छा स्किल है, तो आप लोग ऐसे हॉस्पिटल को एक्वायर करो, ठीक है, और उनसे बात करो कि हम लोग, आप अपने हिसाब से बात करो, अगर आपको परसेंटेज पे चाहिए तो परसेंटेज पे लोग वहां पे, या फिर पार्टनर बनना है तो पार्टनर बनो, इस तरीके से हॉस्पिटल को एक्वायर करो और उसको मैनेज करो। हाँ सर, अब कहाँ पे गायब हो गए थे? आपसे एक सवाल सॉरी पूछा सर, था मैं। थोड़ा नेटवर्क इश्यू था सर, सॉरी। आपका, तो आपने जो वो हॉस्पिटल अभी एक्वायर किया है जिसको आप रन कर रहे हो, ठीक है, हाँ तो सर। इसके बारे में बताइए सर थोड़ा, कि जिससे अपने व्यूअर्स को भी पता चले कि एक ये भी हम लोग एक काम कर सकते हैं। ओके सर। सर वहां पे सर्जरी भी खुद ही करते हैं और वहां पे सर पार्टनर भी है, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली सर कैसा है, उस हॉस्पिटल का अपॉर्चुनिटी मेरे को आया था 2022 में, जब मैं एक जगह पे ना प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। तो उस समय पे वो हॉस्पिटल पे और चलाता था, और कुछ इशू होने के कारण शायद वो उनका बीच में कुछ ये हो गए, डील हो गए कि वो हॉस्पिटल लोग छोड़ रहे, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल पहले से मैं जानता था, उस हॉस्पिटल को, मैं जहाँ पे मैं एक सर्जन के साथ काम करता था ऑलरेडी, जब पीजी में था। तो उस सर्जन के साथ मैं ऑलरेडी वहां पे गया था, तो मुझे एक चीज पता थी कि वो हॉस्पिटल रनिंग हॉस्पिटल है, और जो ओनर थे वो ऑलरेडी 30 साल से वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनका खुद का भी नाम था वहां पे, ठीक है। अब एज होने के कारण जनरली क्या होता है कि लोग हॉस्पिटल चलाने के लिए दे देते थे, ठीक है। तो उस चीज का फायदा हम लोगों को ये हुआ कि वो हॉस्पिटल डायरेक्टली हमने एक्वायर कर लिया, ठीक है। वो परसेंटेज बेसिस पे था, कुछ लोग डायरेक्टली रेंट पे भी देते हैं कि हाँ मुझे 2 लाख 3 लाख जो भी उस हॉस्पिटल का जो ये है, मतलब कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसका रेट डिसाइड होगा, फिर रेंट डिसाइड होगा, ठीक है। तो वो तरीका भी है कि आप डायरेक्टली 5-6 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी चीज रहेगा वो आप रेंट दे दो, बाकी का पूरा आपका रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, सेम उसी तरह पे मुझे ये चीज मिली, तो डायरेक्टली मैंने उस डील को क्लोज किया, क्योंकि कैसा था कि मुझे पता था वो हॉस्पिटल रन होने वाला है, ठीक है। और इसीलिए मैंने वो हॉस्पिटल एक पार्टनर के साथ चलाने के लिए ले लिया। और वहां पे मुझे एक चीज का फायदा ये हुआ कि वो एक बेस ऐसा था मुझे जहाँ पे सर्जरी करने मिली, ठीक है। मेरे खुद के पेशेंट थे, मैं और सर्जन को बुला के सर्जरी कराता था, सारे प्रकार के सारे टाइप्स के सर्जरी, जैसे ऑर्थो सर्जरी हुआ, जो जनरल सर्जरीज होते थे वो सर्जरीज हम लोग वहां पे करते थे, ठीक है। गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज भी हम लोग वहां पे करते हैं। तो बेसिकली एज ए डायरेक्टर करके एक काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी एक अलग होता है, एज ए सर्जन करके काम करने का एक्सपीरियंस वो भी अलग होता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज आपके अंडर चले तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए, कि वहां पे आपका एक तो बेनिफिट भी ज्यादा रहता है और आपका खुद का भी नाम होता है, ठीक है। तो उस चीज का फायदा होता है। ऐसे हॉस्पिटल की अपॉर्चुनिटी बहुत जगह पे मिल जाएगी आपको। कुछ ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जो कि जिनकी उम्र हो चुकी है, ठीक है, वो भी चला नहीं पाते हैं, या फिर कभी कोई कॉर्पोरेट भी ऐसे होते हैं कि जो हॉस्पिटल बांध के तो रखते हैं लेकिन वो किसी डॉक्टर को चलाने के लिए देने के लिए राजी हो जाते हैं, ठीक है। वो भले रेंट पे हो या फिर पार्टनरशिप में हो। तो ऐसा हॉस्पिटल आपको खुद को खोजना पड़ेगा, आपको एक सर्वे करना पड़ेगा खुद होके कि ऐसी कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। अगर मिलती है तो डेफिनेटली यू कैन ग्रैब इट, और उसका फायदा डेफिनेटली आपको होगा। ये बहुत प्लस पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखो। ये हम लोग ये पार्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ऐसा बहुत सारा हॉस्पिटल है जो लोग मैनेज नहीं कर पाते, चला नहीं पाते, तो ऐसे हॉस्पिटल को एक्वायर करो और उस हॉस्पिटल को एज ए डायरेक्टर, एज ए मैनेजमेंट उसको रन करो। बाकी तो आपको पता है कि कंसल्टेंट किस तरीके से बुलाना है, सर्जन किस तरीके से बुलाना है, सब आप कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा आर्ट है, तो इसलिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है इसको सीखो, और ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है हॉस्पिटल रन करने का, इस तरीके से, ठीक है। तो
आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हम लोग को बात करते हुए, तो हम लोग अब सेशन को एंड करते हैं। इसमें से बहुत सारा और भी चीज पूछना था, तो जैसे हाँ एक सवाल और ध्यान में आ गया मेरे कि सर जरा सर्जरी करने के बाद कुछ गवर्नमेंट में हम लोग को कुछ अपॉर्चुनिटी है, एक ये बात, और दूसरा हम लोग फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं क्या, जैसे यस। घूम घूम के कहीं पे जाके जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं क्या? थोड़ा सर इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली बहुत सारे लोग करते हैं सर ये चीज। अभी अगर आप सर्जरी में परफेक्ट हो तो आपको हर जगह पे मौका मिल सकता है। आप खुद की तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन कुछ जगह पे एज अ सर्जन करके आप ज्वाइन भी हो सकते हो। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जनरली ऐसा कोई एक पोस्ट तो नहीं है बीएमएस सर्जन के लिए, लेकिन जब भी कोई पोस्ट निकलती है सर्जन के लिए तो डेफिनेटली आप अप्लाई भी कर सकते हो। दूसरी चीज फ्रीलांसिंग का जो सर आपने पूछा ना, तो बहुत सारे कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे, जैसे पेरी के हॉस्पिटल्स मान लो, तो पेरी के हॉस्पिटल में जनरली सर्जन, एमबीबीएस सर्जन जो होते हैं वो जाने के लिए थोड़ा सा टाल मटोल करते हैं। तो उस समय पे हम लोगों को एक मौका होता है वहां पे वो चीज करने का। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको हर सर्जरी आती है, कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना आता है, तो डेफिनेटली आप वहां पे सर्जरी कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग का फायदा क्या होता है कि आप वहां पे सर्जरी करो, आपको वहां पे एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही रहा है, लेकिन उस चीज का आपका एक फायदा और हो सकता है कि आप सिर्फ आपके जो लोकल जगह है, यानी कि आपका खुद का हॉस्पिटल है, उसी जगह पे फेमस ना होके पेरी में भी आपका नाम हो जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट है कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। मैं खुद करता हूँ, कुछ माइनर प्रोसीजर्स के लिए मैं बहुत जगह जाता हूँ, तो डेफिनेटली उस चीज का फायदा होता है। उस चीज से होता है कि आपके इंस्टीट्यूट में भी पेशेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं। सर ने वो बहुत जबरदस्त बात बताया। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, हम लोग जब मल्टीपल हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा जो नाम है, ठीक है, वो मल्टीपल हॉस्पिटल में जा रहा है, वहां पे जो पेशेंट मिल रहे हैं, हो सकता है कि कल वो हमारे पास भी आए, ठीक है, तो हमारा जो नाम है ना स्प्रेड होता है। और उन्होंने जो दूसरा बात बताया, रिमोट एरिया में कोई सर्जन जल्दी जाता नहीं है, ऐसी जगह को जब आप सेलेक्ट करोगे, मतलब हफ्ते में एक दिन, तो यहाँ पे जाके आप सर्जरी परफॉर्म करोगे किसी भी एक हॉस्पिटल में, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। सर ने बहुत अच्छा बात बताया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम लोग जो हमारा जो प्रैक्टिकल टॉक है इसको एंड करते हैं। अगर आपके मन में और भी सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक, मतलब एक नए, जैसे मैं बोला था रक्त मोक्षण हो गया, एमओ के एग्जामिनेशन का, एमओ का जो एग्जाम होता है, एमओ किस तरीके से बना जाता है एमपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रक्त मोक्षण के ऊपर डिस्कस करेंगे। कॉस्मेटिक जो हो गया, एस्थेटिक हो गया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको भी एंड करते हैं। तो जितना हो सकता है आपके फ्रेंड लोग को भी बताइए इस सीरीज के बारे में। अब ये जो हम लोग एक एक जन को जो मैं बुला के लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को जो गाइडेंस मिल रहा है यहाँ से, उसको थोड़ा सा जितना हो सकता है आप अपने लेवल पे उसको जितना हो सकता है स्प्रेड करिए। बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग ये सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है।